हे गाइस, वेलकम बैक टू अभ्युदय क्लासेज यूपी। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि हमारा जो यूपी बीएड का एग्ज़ाम है वो फरवरी के लास्ट में या मार्च के शुरुआत में होनी संभव है, जैसा कि अभी तक की खबरें आई हैं उस हिसाब से। ओके। और मैंने आप सभी से कहा था कि एग्ज़ाम के पहले हम आपको हर सब्जेक्ट के हर टॉपिक के नोट्स उपलब्ध करा देंगे, जिससे कि आपकी नोट्स प्रॉपर कंप्लीट रहें और आपकी तैयारी में कोई भी कमी न हो। ओके गाइस, चलिए आज हम पढ़ेंगे वैदिक काल, जो कि हमारे थर्ड पेपर समसामयिक भारत में शिक्षा या कंटेम्प्रेरी एजुकेशन इन इंडिया का फर्स्ट यूनिट है, वैदिक काल। ओके, तो चलिए देखते हैं वैदिक काल। और इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें अभ्युदय क्लासेज यूपी को, ताकि जो भी वीडियोस आए आप तक सबसे पहले पहुंच जाए और आप उसे देख सकें और आपकी तैयारी पूरी तरह से सही से चलती रहे। ओके, तो चलिए देखते हैं वैदिक काल। वैदिक साहित्य में शिक्षा शब्द का प्रयोग अनेक अर्थों में किया गया। आधुनिक शिक्षा शास्त्रियों के समान प्राचीन भारतीय ने भी शिक्षा शब्द का प्रयोग व्यापक और सीमित दोनों अर्थों में किया है। शिक्षा का तात्पर्य है व्यक्ति को सभ्य और उन्नत बनाना। जैसा कि हम सभी ने आगे पढ़ा ही है, शिक्षा की अर्थ, अवधारणा, प्रकृति आदि सब हमने डिस्कस कर लिया है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ एक बार से जाकर देख लीजिएगा। शिक्षा क्या है, शिक्षा की अर्थ, अवधारणा, प्रकृति, परिभाषाएं आज, जो कि हर सब्जेक्ट में हमारे है और काफ़ी इम्पॉर्टेंट भी है, इसीलिए आप ज़रूर एक बार उसे देख लीजिएगा। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। ओके गाइज, अब चलिए आगे देखते हैं। इस दृष्टि से शिक्षा आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। जैसा कि हम सभी अभी तक पढ़ते आए हैं, शिक्षा आजीवन चलने वाली एक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति जीवन पर्यंत कुछ न कुछ सीखता रहता है। जब से बालक जन्म लेता है और मृत्यु तक वह कुछ न कुछ सीखते ही रहता है, चाहे कहीं भी सीखे। इसलिए शिक्षा एक आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। ओके, अब देखते हैं यहाँ पर सीमित अर्थ से शिक्षा का अभिप्राय उस औपचारिक शिक्षा से है जो उस व्यक्ति को गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने से पूर्व गुरु से ज्ञान प्राप्त होती थी। ओके, इतना समझ में आ गया। आप भी प्रॉपर नोट्स बनाते चलिएगा और हम पढ़ते चलेंगे, जिससे आपका जब भी एग्ज़ाम हो आपको कोई दिक्कत न आए। ओके, अब चलिए आगे देखते हैं। प्राचीन युग में न तो पुस्तकीय ज्ञान, यानी कि जो प्राचीन युग में था वहाँ पे पुस्तकीय ज्ञान नहीं था। जैसा कि हम सभी को पता है, वो पुस्तकीय ज्ञान जो आज के ज़माने में है वो प्राचीन युग में नहीं था, इसीलिए इसका पर्यायवाची नहीं माना गया और न ही जीविकोपार्जन का साधन था। ओके, तो देखते हैं। पर्यायवाची माना गया, न तो जीविकोपार्जन का साधन। इसके विपरीत शिक्षक को वह प्रकार माना गया जो व्यक्ति को अपना बहुअंगीय विकास करने, उत्तम जीवन व्यतीत करने और मोक्ष प्राप्त करने में सहायता करती थी। ओके, हम सभी को पता है कि प्राचीन युग में जो हमारा शिक्षा था वो पुस्तकीय ज्ञान पर आधारित नहीं था और न ही कोई जीविकोपार्जन का साधन था। उसमें गुरु शिष्य को सिर्फ इतना सिखाते थे कि कैसे उनका सर्वांगीण विकास हो, कैसे वह अपना एक उत्तम जीवन व्यतीत कर सकें और कैसे वो मोक्ष की प्राप्ति कर सकें। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं। अब है हमारा शिक्षा का उद्देश्य और अर्थ। देखते हैं वैदिक काल में शिक्षा के क्या उद्देश्य और क्या अर्थ हैं। ईश्वर भक्ति एवं धार्मिकता का समावेश, व्यक्तित्व का विकास, नागरिक एवं सामाजिक कर्तव्यों का पालन, सामाजिक कुशलता की उन्नति, चरित्र निर्माण और राष्ट्रीय संस्कृति की संरक्षण व प्रसार। ओके, इतना समझ में आ गया कि वैदिक काल में शिक्षा के क्या क्या उद्देश्य थे। ओके, अब चलिए इसको हम डिस्कस करते हैं एक बार। देखिए, ज्ञान व अनुभूति पर बल, जो कि शिक्षा के उद्देश्य में पहला हमारा है, ज्ञान व अनुभूति पर बल। ज्ञान व अनुभूति पर बल देना इस शिक्षा का मुख्य उद्देश्य था। तो देखते हैं इसमें, प्राचीन भारत में शिक्षा का पहला उद्देश्य ज्ञान व अनुभूति पर बल देना था। उस समय छात्रों की मानसिक योग्यता का मापदंड उनके द्वारा प्राप्त किए जाने वाले
अंक प्रमाण पत्र या उपाधि पत्र नहीं थे। ओके, इतना समझ में आ गया। इनके स्थान पर उनकी योग्यता का मापदंड था, जिसका प्रमाण वे विद्वत परिषदों में शास्त्रार्थ करके देते थे। ओके गाइज, यानी कि जो हमारे वैदिक काल में या प्राचीन काल में जो हमारा योग्यता का मापदंड था, वो कोई रिजल्ट या अंक प्रमाण पत्र या उपाधि आदि नहीं थे। ओके, अब देखते हैं आगे। चित्त वृत्तियों का निरोध, जो हमारा सेकेंड है, चित्त वृत्तियों का निरोध। प्राचीन काल में शरीर की अपेक्षा आत्मा को बहुत महत्व दिया जाता था, क्योंकि शरीर नश्वर है और आत्मा अनश्वर है। इसीलिए शरीर की अपेक्षा इसमें आत्मा को महत्व दिया जाता था। ओके गाइस, अब चलिए आगे देखते हैं। अतः आत्मा के उत्थान यानी कि उन्नति के लिए जब तप और योग पर विशेष बल दिया जाता था। ओके, इतना समझ में आ गया। डॉक्टर आर के मुखर्जी के शब्दों में कह सकते हैं, शिक्षा का उद्देश्य चित्त वृत्तियों का निरोध अर्थात मन से उन कार्यों का निषेध था जिनके कारण वह भौतिक संसार में उलझ जाता था। ओके, इतना समझ में आ गया। अब देखते हैं थर्ड पॉइंट हमारा जो है, ईश्वर भक्ति एवं धार्मिकता का समावेश। छात्रों में ईश्वर भक्ति व धार्मिकता की भावना का समावेश करना था। शिक्षा का उद्देश्य जो हमारे प्राचीन काल में था वो क्या था? छात्रों में ईश्वर की भक्ति व धार्मिकता की भावना का समावेश। ओके, अब आगे देखते हैं। सा विद्या या विमुक्त, उस समय इसी शिक्षा को सार्थक माना जाता था, यानी कि जो इस संसार से व्यक्ति की मुक्ति हो उसे संभव बनाए। यानी कि शिक्षा का उद्देश्य वही विद्या जो इस संसार से व्यक्ति की मुक्ति हो उसको संभव बनाए। ओके, आगे देखते हैं। छात्रों में इस भावना को व्रत, यज्ञ, उपासना, धार्मिक उत्सव आदि के द्वारा विकसित किया जाता था। ओके गाइस, इतना समझ में आ गया। अब आगे देख लेते हैं। अब यहाँ पर डॉक्टर A.S. अल्तेकर ने लिखा है, सब प्रकार की शिक्षा का प्रत्यक्ष उद्देश्य छात्र को समाज का धार्मिक सदस्य बनाना था। ये लाइन क्लियर है एकदम, कि जो भी शिक्षा थी, हर तरह की शिक्षा का उद्देश्य यही था कि छात्र को समाज या धार्मिक सदस्य बनाया जाए और उनमें धार्मिकता आदि का विकास करना ही उद्देश्य था। ओके, अब आगे देख लेते हैं। फोर्थ पॉइंट जो हमारा है, चरित्र निर्माण। प्राचीन काल में व्यक्ति के चरित्र को उसके पांडित्य से अधिक महत्वपूर्ण माना जाता था। मनुस्मृति में लिखा है कि केवल गायत्री मंत्र का ज्ञान रखने वाला चरित्रवान ब्राह्मण संपूर्ण वेदों के ज्ञाता पर चरित्रहीन विद्वान से कहीं अधिक श्रेष्ठ है। यानी कि उस समय गायत्री मंत्र का जो जप था उस पर बल दिया जाता था, और जो गुरु हैं वो अपने छात्र से गायत्री मंत्र का उच्चारण करवाते थे। ओके, अब देखते हैं फिफ्थ पॉइंट जो हमारा है, व्यक्तित्व का विकास। इस काल में छात्रों में आत्मसंयम, आत्मविश्वास आदि सद्गुणों को उत्पन्न किया जाता था। साथ ही गोष्ठियों और वाद विवादों और सभाओं का आयोजन करके उनमें विवेक, न्याय और निष्पक्षता की शक्तियों को जन्म देकर उनको बलवान बनाया जाता था। ओके, ये लाइन क्लियर है। आगे देखते हैं जो हमारा 6 पॉइंट है, नागरिक एवं सामाजिक कर्तव्यों का पालन। उस समय प्रत्येक व्यक्ति से यह आशा की जाती थी कि वह गृहस्थ जीवन व्यतीत करते समय अपने नागरिक व सामाजिक कर्तव्यों का पालन करे। ओके, इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए छात्रों को गुरु द्वारा विभिन्न प्रकार के उपदेश दिए जाते थे, जैसा कि अतिथियों का सत्कार करना, दीन दुखियों की सहायता करना, वैदिक साहित्य का निःशुल्क शिक्षा, दूसरों के प्रति निस्वार्थ व्यवहार करना, पुत्र, पिता एवं पति के रूप में अपने कर्तव्यों का पालन करना। ओके, आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा कि वैदिक काल में शिक्षा के मुख्य उद्देश्य क्या थे। अब आगे के पॉइंट जो हमारे हैं उसे डिस्कस कर लेते हैं एक बार। अब है जो हमारा 7 पॉइंट, सामाजिक कुशलता की उन्नति।
उस समय शिक्षा केवल व्यक्ति का मानसिक विकास ही नहीं करती थी, वरन सामाजिक कुशलता में भी उसकी उन्नति करती थी, ताकि वह सरलता से अपनी जीविका का उपार्जन यानी कि सरलता से अपना जीविकोपार्जन कर सके, करके अपने सुख में अभिवृद्धि कर सके। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए छात्रों को उनकी रुचि और वर्ण के अनुसार किसी उद्योग व व्यवसाय की शिक्षा अनिवार्य रूप से दी जाती थी। ओके, इतना क्लियर है। उस समय गुरु अपने शिष्य को जीविकोपार्जन करने के लिए और समाज में कैसे रह सके, वो अपना जीविकोपार्जन कर सके, अपने सुख में अभिवृद्धि कर सकें, उसकी भी शिक्षा देते थे। जिसमें कि बालकों की रुचि देखते थे कि बालकों की किस चीज़ में कितनी रुचि है, उस हिसाब से उनको जिसमें उनकी रुचि रहती थी उसमें उनको शिक्षा देते थे। ओके, इतना समझ में आ गया। अब आगे देखते हैं हम राष्ट्रीय संस्कृति का संरक्षण व प्रसार। उस समय इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए प्रत्येक पिता अपने पुत्र को अपने व्यवसाय में दक्ष बनाता था। प्रत्येक ब्राह्मण अपने वेदों का अध्ययन करता था और प्रत्येक आर्य वैदिक साहित्य के किसी न किसी भाग का अध्ययन करता था। ओके, ताकि वह अपने संस्कृति का प्रसार कर सके, वह अपने संस्कृति की सुरक्षा कर सके और अपने आने वाली पीढ़ियों को वह बता सके अपने संस्कृति के बारे में, अपने धर्म के बारे में, अपने आने वाले पीढ़ियों को हस्तांतरण कर सके। ओके, अब चलिए आगे देखते हैं।